अब हम बात करते हैं अगले करंट अफेयर की, जो कि हमें अलग अलग एग्जाम्स में काफ़ी इम्पोर्टेंट, जो कि हमारे लिए अलग अलग एग्जाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो बात करते हैं। तो यहाँ पर उसके बाद में अब एक है कि जो भारत का, ठीक है, भारत का पहला सौर सीमावर्ती गांव, भारत का पहला सौर सीमावर्ती गांव। गैस कर सकते हैं अगर आपको आंसर पता है तो, अदरवाइज फिर मैं इसमें हेल्प आउट करूंगा। ठीक है, तो इसमें जो भारत का पहला सौर सीमावर्ती गांव है वो है आपका मसाली गांव। क्या नाम है? मसाली गांव। ठीक है, मसाली गांव है। कहां पर है ये? तो ये आपका गुजरात, गुजरात राज्य में है। ठीक है, और अगर हम जिला बात करते हैं कि जिला कौन सा है, ठीक है, अगर हम जिला बात करते हैं, जिले की बात करते हैं, तो ये जिला है आपका बनासकांठा। ठीक है, इस जिले में ये पहला सौर सीमावर्ती गांव है, और इसके बारे में मैं थोड़े से फैक्ट्स आपको बताना चाहता हूँ, उसको जरा ध्यान से देख लेते हैं। तो इसमें क्या है कि ये पाकिस्तान की सीमा से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, और यहाँ पर जो प्रोजेक्ट काम कर रहा है, प्रोजेक्ट चल रहा है, वो है बॉर्डर सोलर प्रोजेक्ट। ठीक है, बॉर्डर सोलर प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनासकांठा जिला प्रशासन ने वाव तालुका के 11 सीमावर्ती गांव और सुईगाम तालिका के 6 गांव को पूरी तरह से सौर ऊर्जा संचालित गांव बनाने की पहल की है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है उसका भी नाम देख लेते हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट है वो है बॉर्डर सोलर प्रोजेक्ट, बॉर्डर सोलर प्रोजेक्ट है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर क्या है, कौन सी योजना के तहत इसको चलाया जा रहा है? तो इसका नाम जो है वो है पीएम, यहाँ पर मैं लिख देता हूं, पीएम सूर्य घर योजना। ठीक है, पीएम सूर्य घर योजना। अब इस पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत क्या क्या कुछ पॉइंट्स हैं उसके बारे में भी अभी हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इससे हमारा पूरा एक कह सकते हो कि सभी डायमेंशन में हम लोग अभी वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम इसकी लॉन्च की बात करते हैं, तो ये जो था, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 15 फरवरी 2024। ठीक है, 15 फरवरी 2024 को ये योजना आपकी लॉन्च की गई थी। ठीक है, यहाँ पर ये योजना जो है वो लॉन्च की गई थी। ठीक है, और इसके अंतर्गत का क्या है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि परिवारों परिवारों को सौर पैनल, ठीक है, सौर पैनलों की लागत का, परिवारों को सौर पैनलों की लागत का 40%, ठीक है, 40% तक कवर करने के लिए, ठीक है, क्या दी जाएगा यहाँ पे आपका सब्सिडी दी जाएगी। ठीक है, सब्सिडी यहाँ पर दी जाएगी। तो इस योजना के अंतर्गत ये सारी चीजें हैं। मैंने आपको बताया कि भारत का पहला सौर सीमावर्ती गांव कौन सा है, मसाली गांव है, गुजरात में है, जिला है इसका बनासकांठा। ठीक है, किस प्रोजेक्ट के तहत है? बॉर्डर सोलर प्रोजेक्ट के तहत। और ये बॉर्डर सोलर प्रोजेक्ट जो है वो पीएम सूर्यघर योजना के अंतर्गत चलाया जा रहा है।
तो इसका जो लॉन्च हुआ था वो 15 फरवरी 2024 को हुआ था। और इसमें सबसे जो मेन बात है वो यही है कि 40% तक की सब्सिडी यहाँ पर गवर्नमेंट सोलर पैनलों को लगाने के लिए दे रही है। ठीक है, ओके, चलो अब आगे की बात करते हैं हम। आगे की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर अगला जो हमारी न्यूज़, मतलब करंट अफेयर्स में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो न्यूज़ है, इसमें एक योजना चली है पैन 2.0 परियोजना, है ना, पैन कार्ड के लिए जो थी, उसके बारे में हमने थोड़ा सा देख लेना है। ठीक है, ये पैन पैन कार्ड समझते होगे, ठीक है ना, पैन 2.0 ये आपका है परियोजना, ठीक है। तो अब इसमें क्या क्या चीजें हो गई हैं, इसकी क्या क्या विशेषता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, जो पैन कार्ड होगा अब उस पे क्यूआर कोड सक्षम होगा, मतलब जो पैन कार्ड होगा वो उसमें क्यूआर कोड भी लगाया जाएगा, दिया जाएगा लगाकर। ठीक है, फिर उसके बाद में इसमें क्या है कि एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि सामान्य व्यवसाय पहचान करता, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा कि पैन व्यवसायों के लिए एक एकीकृत पहचानकर्ता के रूप में कार्य करेगा, जिससे सरकारी प्रणालियों में कई पहचान संख्याओं की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। मतलब यहाँ पर एकीकृत पहचान की बात हो रही है। ठीक है, फिर उसके बाद में पॉइंट है सेवा वितरण परिवर्तन। इसका मतलब है कि पैन 2.0 व्यावसायिक प्रक्रियाओं को पुनर्निर्मित करेगा और करदाता पंजीकरण सेवाओं के लिए डिजिटल ढांचे को उन्नत करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं, इसमें नया क्यूआर कोड लगाया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये पैन धारकों को बिना किसी लागत के, मतलब कोई भी इसमें फीस इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से जो पैन कार्ड जो अप्लाई करेंगे उनको निःशुल्क उस पैन कार्ड की सुविधा का लाभ मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। ये तो बहुत छोटा सा टॉपिक था, इसमें ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन तब भी मैंने थोड़ा सा अपग्रेड करने की उसके हिसाब से बता दिया है। ओके, तो अब यहाँ क्या है, इसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब एक चीज है, ईंधन पर विंडफॉल टैक्स समाप्त। ठीक है, एक टैक्स होता है, तो यहां पर मैं एक हेडलाइन लिख देता हूं, ईंधन पर विंडफॉल टैक्स यहां पर समाप्त हो गया है। ठीक है, ईंधन पर विंडफॉल टैक्स समाप्त हो गया है, इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। ठीक है, अब क्या है, इसमें थोड़ा सा ध्यान से समझ लेते हैं। तो भारत सरकार ने क्या किया है, विमानन टरबाइन ईंधन, ठीक है, कच्चे तेल हो गए, पेट्रोल हो गया, या फिर टरबाइन ईंधन, टरबाइन फ्यूल हो गया, डीजल हो गया, इस पर विंडफॉल टैक्स को बिल्कुल खत्म कर दिया है, एबोलिश कर दिया है। ओके, तो अब विंडफॉल टैक्स है क्या, इसके बारे में हम थोड़ा सा ध्यान से समझ लेते हैं कि ये क्या है विंडफॉल टैक्स। विंडफॉल टैक्स एक्चुअल में होता क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं, कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो विंडफॉल टैक्स एक उच्च क्या है, कर है, टैक्स है, जो सरकार द्वारा विशिष्ट उद्योगों पर लगाया जाता है। किस पर लगाया जाएगा, ये विशिष्ट उद्योगों पर लगाया जाता है। जब उन्हें अप्रत्याशित और औसत से अधिक लाभ होने लगता है तब लगाया जाता है। ठीक है, औसत से अधिक अगर लाभ हो रहा है तो विंडफॉल टैक्स लगाया जाएगा, उद्योगों पर लगाया जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि इसमें कुछ हम लोग यहाँ पर अभी एग्जाम्पल कवर कर लेते हैं कि कैसे कैसे, मतलब टैक्स का क्या है उसके हिसाब से देख लेते हैं। तो क्या हुआ था 1980 में, ठीक है, कब, 1980 में जो यूएसए था, ठीक है, यूएसए की जो तेल कंपनियां थी, ठीक है, तेल कंपनियों पर यहां पर विंडफॉल टैक्स लगाया गया था। अब इसके बारे में भी हम अभी देख लेंगे। ठीक है,
लगाया गया था। ठीक, क्यों लगाया गया था? तो इसमें क्या हुआ था, क्योंकि 79 में, यहां पर मैं लिख देता हूं थोड़ा सा, क्योंकि 1979 में तेल संकट के कारण तेल की कीमतों में अचानक वृद्धि हो गई। ठीक है, यहां पर क्या हो जाता है, तेल संकट हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाता है कि तेल की जो कीमतें होती हैं, ठीक है, तेल की कीमतें वो बढ़ जाती हैं, काफी बढ़ जाती हैं। ठीक है, जिसके कारण इन कंपनियों को लाभ अप्रत्याशित हो जाता है। ठीक है, जो यूएसए की कंपनी थी, तेल कंपनियां थी, इनको लाभ जो है वो काफी ज्यादा होने लगता है। ठीक है, क्योंकि जब तेल की कीमत बढ़ गई तो इन कंपनियों की को काफी लाभ होने लगा। तो इस वजह से विंडफॉल टैक्स 1980 में यूएसए पर लगाया गया था। ठीक है, अब इसमें वही है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है अधिक सामाजिक कल्याण के लिए धन जुटाने के लिए अतिरिक्त लाभ को एक क्षेत्र में पुनर्वितरित करना। ठीक है, और दूसरी बात, यहाँ पर क्या हुआ है, भारत ने 1 जुलाई 2022 को गैसोलीन और डीजल के निर्यात पर एक विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क जोड़ा था, जिसे विंडफॉल टैक्स के रूप में जाना जाता है। अब यहाँ पर जुलाई 2022 में गैसोलीन और डीजल के निर्यात पर, आयात पर नहीं, निर्यात पर एक विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क जोड़ा था। ठीक है, उसे ही विंडफॉल टैक्स के रूप में जाना जाता है हमारे इंडिया की, अगर हम बात करते हैं तो। ठीक है, अब हमने विंडफॉल टैक्स को भी थोड़ा सा डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब हम आगे की बात करते हैं। ठीक है, चलो, ओके। चलो, तो अब हम लोग कुछ एक इम्पोर्टेंट चीज को डिस्कस करने वाले हैं, और वो इम्पोर्टेंट चीज जो है वो है आपकी भारत वन स्थिति रिपोर्ट। ठीक है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट, ये आपकी 2023 वाली है। ठीक है, 2023 वाली है। इसके बारे में हम थोड़ा सा अब डिस्कस कर लेते हैं। इसके बारे में हम थोड़ा सा अब डिस्कस कर लेते हैं, भारत वन स्थिति रिपोर्ट के बारे में। तो काफी कुछ हमें सीखने को मिल जाएगा इसमें। ठीक है, तो अगर हम भारत की बात करते हैं, ओके, तो यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है, ठीक है, उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो अगर हम बात करते हैं पहली रिपोर्ट की, मैं थोड़ा सा डीप नॉलेज देना चाह रहा हूँ, इसीलिए। तो अगर हम पहली रिपोर्ट की बात करते हैं, तो पहली रिपोर्ट जो है वो 1987 में प्रकाशित की गई थी। कब की गई थी? 1987 में प्रकाशित की गई थी। और ये जो है, ये आपकी 18वीं रिपोर्ट है। कौन सी है? 18वीं रिपोर्ट है। क्यों है? क्योंकि ये हर 2 साल बाद, ठीक है, द्विवार्षिक होती है ये। ठीक है, कैसी होती है ये आपकी होती है द्विवार्षिक। ठीक है, हर 2 साल बाद इसको प्रकाशित किया जाता है। तो ये जो है वो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 प्रकाशित हुई है। ठीक है, अब जब प्रकाशित होगी तो वो 2025 वाली हो जाएगी। अब इसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या चीजें देखते हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। तो भारत में वन और वृक्ष आवरण की बात करते हैं, तो अगर हम भारत में कुल वन, ठीक है,
एवं वृक्ष आवरण, फॉरेस्ट कवर, ठीक है, या ट्री कवर, ठीक है ना, उसके बारे में अगर बात करते हैं तो वो कितना है, तो ध्यान से देख लीजिए। तो ये है 8,27,356.95, ठीक है, ये है आपका वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ये आपका भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का अगर हम बात करते हैं तो ये आपके भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का 25.17% है, ठीक है, ये डेटा है इस टाइम पे जो वन और वृक्ष आवरण का जो कवर है, ठीक है। केवल अगर हम वन आवरण की बात करते हैं, अगर हम केवल वन आवरण की बात करते हैं, फॉरेस्ट कवर की बात करते हैं, तो ये हो जाएगा 7,15,342, ठीक है। पॉइंट, अगर हम पॉइंट की भी बात करें तो 61 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि वर्ग किलोमीटर के हिसाब से, जो कि है आपका भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.76%, ठीक है, कितना है, 21.76% है। और अगर हम वृक्ष आवरण की बात करते हैं, वृक्ष आवरण की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 1,12,000, ठीक है, 14.34 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये जो है वो 3.41% है भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, ठीक है। ये हमने वन आवरण की बात कर ली। अब हम बात करते हैं मैंग्रोव आवरण की। अब हम बात करेंगे मैंग्रोव आवरण की, बात करते हैं तो मैंग्रोव जो आवरण है वो भौगोलिक क्षेत्र का कितना है, 4,992, ठीक है, वर्ग किलोमीटर, ठीक है, जो कि है केवल 0.15%। उसके बाद कमी, अगर हम बात करते हैं वर्ष 2021 से, कमी की बात करते हैं तो 7.43 किलोमीटर स्क्वायर की यहाँ पर क्या हुई है, कमी हुई है, ठीक है। और उसके बाद सबसे ज्यादा की अगर कमी की बात करते हैं, अगर हम कमी की बात करते हैं तो फिर ये जो कमी हुई है वो हुई है आपकी गुजरात में। कहाँ हुई है, सबसे ज्यादा मैंग्रोव वनों की कमी हुई है गुजरात में हुई है। कितनी हुई है, ये हुई है 36.39 किलोमीटर स्क्वायर की क्या हुई है, ये कमी हुई है। कहाँ, गुजरात में। गुजरात में मैंग्रोव वनों की सबसे ज्यादा कमी हुई है। अब अगर हम बात करते हैं वृद्धि की, कि मैंग्रोव वन जो है वो वृद्धि कहाँ कहाँ हुई है, तो ये आपकी आंध्र प्रदेश में वृद्धि हुई है। कितनी हुई है, 13.01% की वृद्धि हुई है, ठीक है। और महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं तो फिर यहाँ पर 12.39 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, मतलब वर्ग किलोमीटर की क्या हुई है, यहाँ पर परसेंट नहीं है, सॉरी, यहाँ पर किलोमीटर है, ठीक है। यहाँ भी क्या हुआ है, कमी हुई है, सॉरी, वृद्धि हुई है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर वन स्थिति रिपोर्ट के अंदर भौगोलिक क्षेत्रफल वन और वृक्ष आवरण के हिसाब से, ठीक है, वो कितना है, और मैंग्रोव जो आवरण है ये कितना है, हमने अभी कवर इसमें कर लिया है। बाकी की अभी हम चीजें अगली स्लाइड में डिस्कस करते हैं। अब देखो, बात करते हैं कि इसमें अगर वन क्षेत्र में वृद्धि की बात करें, हम किसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं यहाँ पर वन क्षेत्र, ठीक है, में वृद्धि की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो वन क्षेत्र में वृद्धि जो हुई है टोटल हुई है 156.9
6.41 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। ठीक है, और अगर हम वन और वृक्ष आवरण दोनों को ले लेते हैं, ठीक है, हरित आवरण में वृद्धि की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ हरित आवरण, जिसमें वन और वृक्ष दोनों इंक्लूड है, अगर उसमें हमारी वृद्धि की बात करते हैं तो वो 1445, ठीक है, कितना, 1445.81 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। ठीक है, अब सबसे बड़ा और वृक्ष आवरण का क्षेत्र कौन सा है इंडिया के अंदर, उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं। तो सबसे बड़ा वन और वृक्ष आवरण क्षेत्र, वृक्ष आवरण क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। ठीक है, यहाँ पर कितना वृक्ष आवरण या वन आवरण है, वृक्ष आवरण और वन आवरण दोनों है, तो ये है 85,724 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो नाम आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश का, और अरुणाचल प्रदेश का स्थान है, तो इसमें इसका नंबर भी काफी ठीक है, ये नंबर ये रहा। ठीक है, यहाँ पर ये इतना वर्ग किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश में वन और वृक्ष आवरण है। थर्ड स्टेट है जो, ठीक है, तीसरे नंबर पर जो है वो है 65,383 किलोमीटर स्क्वायर का जो वन और वृक्ष आवरण का क्षेत्रफल है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं, ये है सबसे बड़ा वन और वृक्ष आवरण एट प्रेजेंट, इस समय पे। ठीक है, 2023 की जो वन सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट है, ठीक है, वन स्थिति की जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग। अच्छा ठीक है, अब हम कुछ और बातें करेंगे कि क्षेत्रफल में वृद्धि अगर हम बात करते हैं 2021 से 2023 के बीच में, तो किन किन राज्यों ने वन के आवरण में क्षेत्रफल की वृद्धि की है, उसकी भी हम अब बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम 2021 से 2023, ठीक है, 2023, तो इसके बीच में अगर हम बात करते हैं वन एवं वृक्ष आवरण में वृद्धि किस किस राज्य में हुई है, तो ये सबसे पहला स्थान आ जाएगा आपका छत्तीसगढ़। ठीक है, दूसरा स्थान आ जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, तीसरा स्थान आ जाएगा ओडिशा। इन लोगों ने वन और वृक्ष आवरण में वृद्धि करने के लिए सराहनीय कार्य करते हुए इनकी संख्या को बढ़ाने में बहुत हेल्प की है। ठीक है, अब देख लो जरा, क्षेत्रफल में अगर हम वृद्धि की बात करते हैं तो इन्होंने 684, इन्होंने 559 और इन्होंने भी 559, ठीक है, और इन्होंने 394। ठीक है, ये सब जो है वो किलोमीटर स्क्वायर में इन्होंने वृद्धि की है। क्या किया है, वृद्धि की है, क्षेत्रफल में वृद्धि की है। ठीक है, इसकी बात हमने अब कर ली है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और परसेंटेज की अगर हम बात करते हैं कि उच्चतम परसेंटेज, क्या उच्चतम परसेंटेज वन आवरण है ना, यहां पर मैं लिख देता हूं उच्चतम प्रतिशत वन आवरण, उच्चतम प्रतिशत वन आवरण जो है, ठीक है, वो किस किस राज्य में है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो आ जाता है आपका लक्षद्वीप, दूसरे नंबर पर आ जाता है आपका मिजोरम,
और लास्ट में आ जाता है अंडमान एवं निकोबार, अंडमान एवं निकोबार, ठीक है, द्वीप समूह, द्वीप समूह, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, कवर किए गए भौगोलिक क्षेत्र का क्षेत्रफल, मतलब अगर लक्षद्वीप में कितनी भी जमीन है, भौगोलिक क्षेत्रफल है, उस पर कितने परसेंट वन है, उस भौगोलिक क्षेत्रफल पर कितने परसेंट वन है, हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको भी हम जरा देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा आपका 91.33% लक्षद्वीप के जमीन पर इतना परसेंट वन आवरण है। अब उसके बाद मिजोरम में 85.34% वन आवरण है, और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 81.62% वन आवरण इसमें दर्शाया गया है, यानी कि बताया गया है, ठीक है। अब अगर हम बात करें दोनों के कंपैरिजन में कि वन आवरण में अगर वृद्धि हुई है तो कहीं कहीं पर वन आवरण में कमी भी हुई होगी, तो सबसे ज्यादा कमी किस राज्य के वनावरण में हुई है। अभी हमने देखा था कि वनावरण में अधिकतम वृद्धि वो किसने की थी, तो वो की थी आपकी छत्तीसगढ़ ने। किसने की थी, तो अब वो आपकी की थी छत्तीसगढ़ ने, ठीक है, किसने की थी, छत्तीसगढ़ ने की थी। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि भैया वनावरण में अधिकतम कमी की अगर हम बात करते हैं तो उसका स्थान आ जाएगा मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश का। अब देखो वृद्धि हुई है तो कितनी हुई है, इतनी, वो भी किलोमीटर स्क्वायर में है, और कमी हुई है तो भी माइनस में होगी 612 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 612 वर्ग किलोमीटर। तो इसीलिए वनावरण की अगर हम बात करते हैं तो ज्यादा अंतर नहीं आया है प्लस और माइनस के अंदर, ठीक है। चलो अब इसके बारे में हमने अच्छे से सब कुछ स्टडी कर लिया है कि किसका कितना कितना क्या क्या डेटा है, किस हिसाब से है, ओके। अच्छा अब